हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एडू। बेटा आज की क्लास में हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर उसको बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है बेटा, इट इज़ दी, देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का, आप लोग बताइए क्या होता है। इट इज़ दी अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from valence shell of isolated gaseous atom to infinity। क्या होता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी? कोई एटम है बेटा, कोई एटम है, उसकी ये वैलेंस शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। इस इलेक्ट्रॉन को, ये वैलेंस शेल है, ये इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर निकालना है। आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंकना है टू इन्फिनिटी। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है बेटा, तो उसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो एनर्जी लगता है दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे क्या कहा जाता है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा वर्ड यूज़ होता है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा वर्ड क्या यूज़ होता है बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इससे मिलता जुलता ही है बेटा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको डेल्टा एच आई ई कहते हैं बेटा, ऐसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा एच आई ई। इट इज द एंथैल्पी चेंज occurs during the removal of 1 mole of electrons from 1 moles of isolated गैसियस एटम। मतलब बेटा ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड है वो डिफाइन होता है पर मोल के लिए। किसके लिए बेटा? पर मोल के लिए। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिफाइन होता है बेटा पर एटम के लिए। तो इसीलिए बेटा इसके यूनिट जो है कुछ इस तरह होते हैं बेटा। ईवी पर एटम क्या होते हैं? ईवी पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर जूल पर एटम, या फिर किलो जूल पर मोल, या फिर क्या हो सकता है बेटा? किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे इसके यूनिट हो सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट में हम आई ई लिखेंगे बेटा, आई ई। और ये जो है दैट इज द डेल्टा एच आई ई, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। एंथैल्पी वर्ड जो है वो क्या होता है बेटा? वो आप थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे। यहाँ पर बस इतना कहूँगा कि एंथैल्पी जो होता है वो एक एनर्जी टर्म है बेटा। ठीक है, एनर्जी टर्म है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वैसे ये भी एक एनर्जी का टर्म है। ठीक है, रिएक्शन का एनर्जी का टर्म है। फिर अगर मैं बात करूँ बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी को समझते हैं। ठीक है, कोई एटम है बेटा ए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो बेटा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो ए बिकम्स ए प्लस, ए बिकम्स ए प्लस। इस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या कहते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज इस रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज जो है वो डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज जो डेल्टा एच है वही बेटा आपका क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या हो जाएगा बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक और वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा, दैट इज दी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो it is the potential difference required, it is the potential difference required
टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब बेटा ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू भी तो हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बेटा, इसलिए उस टाइम पे ये नया वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बाकी बातें सेम ही है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बेटा आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 EV पर एटम, ये आपने पढ़ा होगा बेटा, 13.6 EV पर एटम। तो बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा बेटा इसका 13.6 वोल्ट, बस खत्म। बाकी इसमें और कुछ याद नहीं रखना है बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर 13.6 EV पर एटम है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 13.6 वोल्ट हो जाएगा। बस इतना यहाँ से हमें याद रखना है, ठीक है बेटा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में ही हमने बात किया बेटा, ठीक है। फिर एक और वर्ड यूज़ आता है, एक वर्ड यूज़ किया जाता है बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा कि कोई एटम ए है, उसमें से वो बन गया बेटा A+ एंड एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ, तो ये है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, ठीक है। फिर A+ में से वापस एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो A2+ बनेगा बेटा, यस A2+ बनेगा। ये है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A+, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A+। लेकिन बेटा ये जो है इसे कहूँगा बेटा मैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A, इसे मैं कहूँगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A+। ऐसे 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन बेटा इसको ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, A में से पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो A+ बना, और वही A में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो A2+ बनेगा। तो बेटा ये रिएक्शन जो है दैट इज द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बेटा हो जाएगा। इसलिए बेटा मैं इसको लिखूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ ए, और वही होगा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ A+। का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन A का कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये दोनों बातें क्या होगी, सेम होगी। उसी तरह बेटा मैं बात करूं अगर A2+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो बन जाएगा A3+ और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ A2+। 2+ का पहला इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन A+ का तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला ना बेटा, A+ का तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला, तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A+, और A का तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकला बेटा, तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, A का थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आ रहा है बेटा, बोलो समझ में आ रहा है। इस टाइप की आयोनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब बेटा मेरे पास है कोई मेटल Mn, या फिर लेट अस टेक Fe। Fe में से पहला इलेक्ट्रॉन निकला बेटा तो वो बना Fe+ एंड एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe। Fe+ में से Fe2+ बना और एक इलेक्ट्रॉन निकला, दैट इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe बेटा। और Fe2+ में से Fe3+ बना, एक इलेक्ट्रॉन निकल के, तो वो हो जाएगा बेटा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe। बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe को मैं लिख सकता हूँ बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe+, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe2+, या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ
Fe+, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब बेटा ध्यान से देखिए, Fe में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सपोज कुछ x अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। Fe+ में से Fe2+ बनाने के लिए आपको y अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मुझे बताइए बेटा ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, मुझे बताइए बेटा ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। एक मैंने बनाया बेटा Fe में से Fe+, इसके लिए x किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। फिर मैंने बनाया बेटा Fe+ से Fe2+, मुझे बताओ इसके लिए y किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे बताइए बेटा x की वैल्यू ज़्यादा होगी या y की, x की वैल्यू ज़्यादा होगी या y की। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा y, इसका आंसर क्या होगा बेटा y। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो Fe में से इलेक्ट्रॉन निकाल के Fe+ बनाया, फिर उसी Fe+ में से इलेक्ट्रॉन निकाल के Fe2+ बनाया। बेटा Fe जो है वो न्यूट्रल है, Fe+ है वो पॉजिटिव चार्ज कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बेटा उसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसीलिए बेटा उसका इलेक्ट्रॉन निकालने का जो पावर है हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी Fe+ का ज़्यादा होगा किससे, Fe से, Fe+ का ज़्यादा होगा किससे, Fe से। उसी तरह बेटा अगर मैं बात करूँ Fe3+ की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी Fe2+ की ज़्यादा होगी किससे, Fe+ से, और उसकी ज़्यादा होगी किससे, Fe से। उसी तरह अगर मैं बात करूँ Fe3+ की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी Fe2+ से, Fe+ से एंड Fe से। बेटा ऐसा मैं लिख सकता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 इज लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 लेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी 3, और ये सिलसिला चलता जाएगा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, ये लिख देंगे बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखने की टेंडेंसी क्या होती जाती है बेटा, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये था बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ बेटा ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हैं बेटा। ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें पहला मैं बात करूंगा बेटा अलोंग द पीरियड में फर्स्ट पीरियड की अगर मैं बात करूं, अलोंग द पीरियड में बात करूं बेटा, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 में कौन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा 1s2। ठीक है, 1s1 एंड 1s2। ये बेटा कैसा है, एलिमेंट है, नोबल गैस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फर्स्ट शेल, इसकी कंप्लीटली फील्ड है। ये जो है वो फर्स्ट शेल कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ये कंप्लीटली फील्ड है, अपनी लाइफ में खुश है, बहुत ज़्यादा सेट है, उसको किसी के साथ कंपाउंड बनने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपाउंड नहीं बनाता मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बेटा अगर आप हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए बेटा हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में वो हाईएस्ट है बेटा। ठीक है, ये पीरियड 1 की बात हुई। पीरियड 2 की अगर मैं बात करूँ, बेटा, ठीक है, पीरियड 2 में कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, ये पीरियड 2 के एलिमेंट है बेटा। ठीक है, अलोंग द पीरियड, देखिए मैं आप फैक्टर्स लिख रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी along the period
Z इफेक्टिव जो है बेटा वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, एंड देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज होता जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो क्या होता जाता है बेटा, इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव मतलब खींच के रखने की टेंडेंसी ऑफ द न्यूक्लियर वो बढ़ेगी बेटा, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी ने आपको पकड़ के रखा है बेटा, तो आपको भागने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना बेटा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरह बेटा Z इफेक्टिव अगर ज़्यादा है तो रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि लेफ्ट टू राइट ऐसे बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता है बेटा। लेकिन परफेक्ट ऐसा ट्रेंड देखा नहीं जाता। इसका एक्चुअल ट्रेंड क्या है बेटा, इसका एक्चुअल ट्रेंड क्या है, इसका एक्चुअल ट्रेंड जो है वो क्या है बेटा, लिथियम लेस देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि लिथियम लेस देन बेरिलियम लेस देन बोरॉन लेस देन कार्बन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन नियॉन, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिथियम सबसे कम तो है, लेकिन फिर बाद में आ जाता है बेटा बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा है बेटा नियॉन की पीरियड नंबर 2 में। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है बेटा, नियॉन की है इन पीरियड नंबर 2। ध्यान से देखिए बेटा कहाँ पर चेंज आ रहा है, कहाँ पर चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है बेरिलियम और बोरॉन में, और चेंज आ रहा है बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से ऐसा होता है बेटा। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, 4 होगा बेटा, तो 2s2 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और बोरॉन का आप देखोगे तो 2p1 होगा बेटा, 2s2 2p1, ये क्या होगा 2s2 2p1। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे बेटा तो वो क्या हो जाएगा 2s2 2p2, और ये हो जाएगा बेटा 2s2 2p4, और ये हो जाएगा बेटा 2s2 2p3। ठीक है। अब मैं बात करूं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यहाँ पर ये 2s2 जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए बेटा ये पार्शियली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा बेटा, इसलिए बोरॉन से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है। और फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बात करूँ, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोजन, इसीलिए बेटा नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये ट्रेंड एक्चुअल में ट्रेंड है बेटा, और ये बहुत ही बार पूछा जाता है, इवन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस PABT एज वेल। ठीक है, पता नहीं मतलब आएगा नहीं आएगा, बट चांसेस है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ट्रेंड है बेटा। तो ट्रेंड क्या था बेटा पीरियड 2 का, पीरियड 2 का ट्रेंड जो था वो क्या था, लिथियम लेस देन बोरॉन लेस देन बेरिलियम लेस देन कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन नियॉन, ये ट्रेंड है बेटा, लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड नियॉन, ये था बेटा पीरियड 2 का ट्रेंड। पीरियड 3 एंड पीरियड 4 में भी सेम ट्रेंड देखा जाता है बेटा, लेकिन पीरियड 5 में फिर जो रेगुलर ट्रेंड है वही आता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अलॉन्ग द पीरियड ट्रेंड, ये जो हो गया वो हो गया बेटा अलॉन्ग द पीरियड ट्रेंड। अलॉन्ग द ग्रुप अगर मैं बात करूं, अलॉन्ग द ग्रुप अगर मैं बात करूं बेटा, अलॉन्ग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपका Z इफेक्टिव क्या रहता है बेटा, Z इफेक्टिव रिमेन्स सेम, Z इफेक्टिव रिमेन्स सेम, बट N इंक्रीजिस तो साइज इंक्रीजिस, इसीलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता जाता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अलॉन्ग द ग्रुप जो है, अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए बेटा, डिक्रीज होना चाहिए, और ऐसा होता भी है। लिथियम लेस देन लिथियम ग्रेटर देन जो है ली ना के रब से, ठीक है, ये सब तो ऐसा होता है बेटा, ये होता भी है,
ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये होता भी है अलॉन्ग दी ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, बट देयर आर टू एक्सेप्शंस, और ये एक्सेप्शंस वही है बेटा आपके फेवरेट रेडियस के जो एक्सेप्शंस थे, आपके फेवरेट ग्रुप नंबर 13 एंड कौन सा था, ग्रुप नंबर 14, ये दो एक्सेप्शंस थे बेटा। तो यही एक्सेप्शंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है बेटा, अलोंग दी ग्रुप नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या है, एक्चुअल ट्रेंड जो है इसका, बैंगन ग्रेटर देन थैलियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन इंडियम, ये एक्चुअल ट्रेंड है बेटा, बड़ा भयंकर ट्रेंड है, ध्यान रखिएगा। इसका रीज़न क्या है बेटा, इसका रीज़न ये दोनों आगे आ गए। ये दोनों आगे क्यों आ गए, ये दोनों आगे इसलिए आ गए बिकॉज इसके अंदर देखा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखा जाता है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और गैलियम के अंदर देखा जाता है बेटा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देखा जाता है नॉट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। यहाँ होता है बेटा डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया, न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया मतलब न्यूक्लियस के तरफ उसका आकर्षण, अट्रैक्शन जो है वो बढ़ गया। इसलिए बेटा उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसीलिए बेटा जिसमें ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, और इसलिए थैलियम का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसने एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम तीनों को क्रॉस कर दिया बेटा, और सबसे आगे आ गया बोरॉन के तुरंत बाद, बोरॉन के बाजू में आके बैठ गया। बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। देखिए बेटा अगर आप रटने जाओगे ना तो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट क्लियर रखे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन इतना, डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ध्यान से याद करिए बेटा, रेडियस में भी इन्हीं एलिमेंट में जो था एक्सेप्शंस आ रहे थे, कहाँ पर, गैलियम एंड थैलियम के अंदर। तो वही चीज़ है बेटा, अगर आप रीजंस थोड़े क्लियर रखोगे तो याद रखने में बड़ी आसानी होगी। अदरवाइज तो याद रटने जाओगे ना तो क्या होगा बेटा कि रेडियस का ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में लिख दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लिख दिया। इसीलिए बेटा थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए रीजंस थोड़े क्लियर रखेंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 14 की बात करें। एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है ग्रुप नंबर 14 में? एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है वो क्या है बेटा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। एक्चुअल ट्रेंड क्या है बेटा, एक्चुअल ट्रेंड क्या है, एक्चुअल ट्रेंड ये है, कहे सीता जी प्रभु सुनो। क्या हो रहा है बेटा, कहे सीता जी प्रभु सुनो, और ये जो प्रभु है, पीबी है, उनके अंदर हो रहा है बेटा एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर उसे कहेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पीबी में बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा कि वो तुरंत कार्बन के साथ में आ जाए इस थैलियम की तरह। पीबी में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए उसका सिर्फ एसएन और पीबी का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया बेटा, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ध्यान से देख लीजिए बेटा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर बेटा रटने गए तो दिक्कत होगी, और मैं यही कहूँगा कि जो ट्रेंड है, ये जो पीरियडिक प्रॉपर्टी चैप्टर है उसको आपको बेटा 8, 10, 15, 20, 25 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें क्लियर होगी, अदरवाइज़ तो कन्फ्यूजन ही होगा, ठीक है बेटा। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका रिवर्स है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी released on addition of
इलेक्ट्रॉन टू दी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है बेटा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है बेटा। पहले उसमें क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी में ये था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे उसमें था बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी था, वैसे भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम शॉर्ट में ये लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दूसरा वर्ड होता है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको डिनोट किया जाता है बेटा डेल्टा एच ईजी से। ईजी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन गेन। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा बेटा, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन एडिशन ऑफ 1 mole of electron to 1 mole of isolated gaseous atom. It is the enthalpy change on addition of 1 mole of an electron to 1 mole of isolated gaseous atom, ठीक है बेटा। वही है लेकिन तरीका अलग है बेटा, ये दोनों बातें सेम है लेकिन तरीका कहने का अलग है। देखिए जैसे कोई एटम है ए, उसमें से बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी जो है वो है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, और ए में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ए माइनस बनना, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बेटा इसमें 3 केस बनते हैं। आयोनाइजेशन करने के लिए एनर्जी हमेशा प्रोवाइड करनी पड़ती है, आयोनाइजेशन करने के लिए हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी 2 थिंग्स। इसके अंदर क्या हो सकता है बेटा, इसके अंदर क्या हो सकता है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। एब्जॉर्ब मतलब उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड भी करनी पड़ सकती है। दोनों केस हो सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, वो डेफिनेशन में रिलीज वर्ड ही यूज़ किया गया है, उसमें एब्जॉर्ब वर्ड का कोई यूज़ नहीं किया गया बेटा। उसमें वर्ड का यूज़ क्या यूज़ किया गया है बेटा, एनर्जी रिलीज्ड। इसीलिए बेटा जब एनर्जी रिलीज होती है ऑन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो उस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोलेंगे बेटा वो पॉजिटिव है। वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है बेटा, कि जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी अच्छा है, वो इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है, वो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन अगर जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो इलेक्ट्रॉन को लाइक नहीं करता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको धक्का मारना पड़ता है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है, देखो अगर ए के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज हो, क्या हो बेटा, एनर्जी रिलीज हो। एनर्जी रिलीज हो मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, क्या हो,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर बेटा एंडोथर्मिक हो तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। एनर्जी अगर रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एच नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव बेटा। ध्यान से देखिए तो यहाँ से कैच पॉइंट क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होगा। दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट है, वैल्यू सेम होगी लेकिन साइन अलग अलग होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच ई जी जो आपका होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच ई जी आपका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ई जी। दोनों की साइन क्या है, अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड एंड डेल्टा एच ई जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा बेटा, सेम होगा। समझ आ रहा है क्या? बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। किसकी बात है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है कि सिस्टम का एनर्जी रिलीज हो रहा है तो वो सराउंडिंग को एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सिस्टम के लिए एनर्जी रिलीज हुई लेकिन सराउंडिंग के लिए एनर्जी गेन हुई बेटा। बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए, मैंने आपको 2 केस बताया बेटा। अब मैं आपको उन 2 केस के एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास है नाइट्रोजन बेटा, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो बना N-। क्या बना बेटा, N-। नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बेटा, 2s2 2p3, 2s2 2p3। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो वो बन गया बेटा 2s2 2p4। वो क्या बन गया बेटा, 2s2 2p4। अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है बेटा ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कैसा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देयरफॉर ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। देयरफॉर ये कंपैरेटिवली कैसा है बेटा, स्टेबल है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फिर आप उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो, स्टेबिलिटी कम कर रहे हो। ये हाफ फील्ड से कैसा हो गया, अब ये पार्शियली फील्ड हो गया। कैसा हो गया बेटा, पार्शियली फील्ड हो गया। और पार्शियली फील्ड है मतलब रिलेटिवली लेस स्टेबल है। कैसा है, लेस स्टेबल है। और बेटा अगर सिस्टम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जाए तो वो रिएक्शन अपने आप नहीं होता, वो रिएक्शन ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। वो रिएक्शन कैसे करवाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। तो इस टाइम पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उस टाइम पे आपको एनर्जी देख के ज़बरदस्ती उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा है बेटा, अच्छा नहीं है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। और डेल्टा एच ई जी की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। बोलो समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स F-। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p5। फ्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p6। ये कैसा है बेटा, पार्शियली फील्ड है। कैसा है, पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये कैसा है, कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। पार्शियली फील्ड है मतलब रिलेटिवली लेस स्टेबल है, और कंप्लीटली फील्ड है मतलब रिलेटिवली मोर स्टेबल है। बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस स्टेबल सिस्टम से मोर स्टेबल सिस्टम की तरफ जा रहा है। लेस स्टेबल सिस्टम से मोर स्टेबल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की तरफ लगाव अच्छा है, इसलिए ऐसा होता है बेटा, इसीलिए ऐसा होता है। तो मतलब इस केस में एनर्जी जो है वो क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ज़बरदस्ती एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की तरफ लगाव, इलेक्ट्रॉन की तरफ अफेक्शन अच्छा है, इसलिए तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा है, इसलिए बेटा यहाँ पर एनर्जी जो है वो क्या होगी बेटा, रिलीज्ड होगी। क्या होगी, रिलीज्ड होगी। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ई जी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, इसका डेल्टा एच ई जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस, ये बात हुई बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन की। अब बात करते हैं बेटा ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं बेटा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ देखा जाता है, ये जो नाइट्रो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ, देखिए मेजरली यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ बुक्स वाले जीरो भी लिखते हैं बेटा। ठीक है, कुछ बुक्स वाले क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। जीरो का मतलब क्या है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, दैट इज द नियर टू जीरो। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच जी क्या होगा, नेगेटिव, और डेल्टा एच जी क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव पॉजिटिव तो डेल्टा एच जी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, डेल्टा एच जी पॉजिटिव। अब ऐसा कब होता है बेटा, अब ऐसा कब होता है, व्हेन स्टेबल electronic configuration, then electron affinity is very low, and they shows negative or nearly zero value of electron affinity। ठीक है, वो या तो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, या फिर नियरली जीरो वैल्यू शो करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। कौन बेटा, ये जो मैं कुछ ग्रुप्स लिख रहा हूँ वो ग्रुप। सबसे पहला आप ही बताइए मुझे, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18। नोबल गैसेस जो है वो बेटा क्या शो करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा नहीं है, वो नियरली ज़ीरो है बेटा। वो कैसा है, नियरली ज़ीरो है। फिर कौन है बेटा, ग्रुप 2 हो गया, फिर ग्रुप 15 हो गया, एंड ग्रुप 18 हो गया। ये तीनों ग्रुप जो है वो बेटा शो करते हैं वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नियरली ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ग्रुप 2 में क्यों होता है बेटा, बिकॉज इसके अंदर NH2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ग्रुप 15 क्यों होता है बेटा, बिकॉज उसके अंदर NH2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और यहाँ ग्रुप 18 में NH2 NP6, ये भी कैसा है बेटा, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये तीन ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो बेटा क्या शो करते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं, नेगेटिव शो करते हैं, या तो ज़ीरो के करीब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं। ये ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं ट्रेंड बताता हूँ बेटा, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसमें क्या होगा, पीरियड 1 अलोंग द पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा, हाइड्रोजन एंड हीलियम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा। अरे इसको देखो ध्यान से, ये तो नोबल गैस है, नोबल गैस को कभी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। वो तो ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, वो अकेला खुश है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है बेटा। तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा था और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो उसका कम हो जाएगा, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी
होगी किससे, हीलियम से। बेटा हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, उसको इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब माइंड में ऐसा रखो, अफेक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, अफेक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन की, किसका इलेक्ट्रॉन्स के टूवर्ड्स अफेक्शन ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी बेटा, ठीक है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीलियम का कम होगा, हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा। ये सबसे शानदार पीरियड नंबर 2 बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। देखो अभी आपके तोते उड़ जाएंगे ये देख के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, बहुत कम होगी, सबसे कम होगी। ये कौन से एलिमेंट का, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, ग्रुप 18। फिर और कौन बताए थे मैंने अभी आपको बताए थे जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है, कौन है, ग्रुप 18, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15। कौन आते हैं उसमें, कौन आते हैं उसमें, क्या यहाँ पर है ऐसे, यस ये है ग्रुप 2, फिर ये है ग्रुप 15। तो ये तीनों जो है, ये तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी सबसे कम हो जाएगी, मतलब ये सबसे कम आ जाएंगे बेटा, ये सबसे कम में आ जाएंगे। और उनमें भी, उन तीनों में मैं ऑर्डर बताता हूँ, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है बेटा, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। फिर मैं बात करूँ बेटा बेरिलियम एंड नाइट्रोजन की, तो अलॉन्ग दी पीरियड लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब एफिनिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग दी पीरियड, अलॉन्ग दी पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases बेटा, along the period radius decreases, along the period radius decreases, ionization energy increases, electron affinity increases। बस ठीक है, रेडियस डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है बेटा, ठीक है। तो नियॉन का सबसे कम, तो बेटा बेरिलियम और नाइट्रोजन में लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा, इसलिए बेरिलियम आ जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन आ जाएगा। बाकी सब में बेटा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज वाला ट्रेंड होगा, एक्सेप्ट लिथियम एंड बोरॉन, उसमें बोरॉन का कम हो जाता है लिथियम से, ठीक है। और फिर वही चिपका दो, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन, ठीक है। अब बोरॉन और लिथियम में ऐसा क्यों आया, बोरॉन यहाँ आ गया, लिथियम यहाँ आ गया, ऐसा क्यों हुआ बेटा, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाता है बेटा 2s2, वो क्या बन जाता है 2s2, आफ्टर एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन लिथियम बिकम 2s2, इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है बोरॉन से, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बोरॉन से, इसलिए बेटा लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। देख लो बेटा, बड़ा भयंकर ट्रेंड है, अगर पेपर को टफ करना है तो ये ट्रेंड पूछा जा सकता है, अगर पेपर को टफ करना है तो ये ट्रेंड पूछा जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा है क्या, यस सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब मैं बात करूं बेटा अलॉन्ग दी ग्रुप की, अब मैं बात करूं अलॉन्ग दी ग्रुप की, अलॉन्ग दी ग्रुप क्या होगा, साइज ऑफ द एटम बढ़ता है बेटा, साइज ऑफ द एटम बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव जो है मतलब वो दूर होता जाता है, इसलिए उसका न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए बेटा अलॉन्ग दी ग्रुप जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता जाता है, अलॉन्ग दी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होता जाता है बेटा, कम होता जाता है। बट देर आर सम एक्सेप्शंस, बट देर आर सम एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है वो बताऊंगा, इवन 3 एक्सेप्शन है बताऊंगा बेटा, ठीक है। along the group जो एक्सेप्शंस है वो बताऊंगा बेटा, कि ग्रुप नंबर 16 में एक्सेप्शन है, कहाँ है बेटा, ग्रुप नंबर 16 में एक्सेप्शन है। ग्रुप नंबर 16 कौन है बेटा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो बेटा यहाँ पर along the group इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये होना चाहिए बेटा, एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन पीओ। बट एक्चुअल ट्रेंड इससे थोड़ा अलग है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाता है, एक्चुअल ट्रेंड जो है
एक्चुअल ट्रेंड जो है वो एस ग्रेटर देन एस सी ग्रेटर देन टी ई ग्रेटर देन पी ओ ग्रेटर देन ओ, ये ट्रेंड है बेटा एक्चुअल ट्रेंड। इसको स्टार मार्क टिक कर देना बेटा, ये पूछा जाता है बहुत बार पूछा जाता है ये। अब ऐसा क्यों हुआ? ऑक्सीजन जो है उसकी साइज छोटी होती है बेटा, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो जाएगा लेकिन वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को नहीं बुलाता भाई तुम दूर रहो, इसलिए वो बोलेगा भाई तुम दूर रहो एज कंपेयर टू दिस वन। क्या बात कर रहे हो सर, ऑक्सीजन तो O2 माइनस बनता तो है, हाँ बेटा वो बनता तो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा कि किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है टू बिकम -2, तो वो ऑक्सीजन की इन सबसे कम है बेटा, वो ऑक्सीजन की इन सबसे कम है। सल्फर की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है टू बिकम 2-, सल्फर जो है वो 2- बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखता है एज कंपेयर टू दिस ऑल। ठीक है, ऑक्सीजन की साइज क्या है बेटा, कम है, उसका घर छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका एफिनिटी तो है बट उसका घर छोटा है, इसलिए वो एफिनिटी शो नहीं करता, इसलिए वो बाकी ग्रुप के एलिमेंट से बहुत कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है, तो ये उसका एक्चुअल ट्रेंड है बेटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ग्रुप 17 में भी, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो पक्का पूछा जाता है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है बेटा, तो उसका एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, बट एक्चुअल ट्रेंड इसका भी अलग है, एक्चुअल ट्रेंड इसका भी अलग है, ये दोनों में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है? क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, और उसका भी रीज़न यही दिया जाता है, फ्लोरीन का घर छोटा है इसलिए वो एफिनिटी शो कम करता है, बट ऑक्सीजन जितना चेंज नहीं आता है, वो सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन में अपना पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है, फ्लोरीन की एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है। ये दोनों ट्रेंड जो है वो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा क्या है बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको टिक टिक करेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, नेक्स्ट आगे बात करेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या होता है कि A जो है वो A- बना बाय गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, A जो है वो A- बना बाय गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बेटा या तो पॉजिटिव भी हो सकती है या तो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल बताए, नाइट्रोजन की जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटा पॉजिटिव है। लेकिन जब अब ये A- जो है सक्सेसिव का मतलब क्या है, आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे बेटा, आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो A- एक और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना बेटा A2-, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है ना जो बेटा, वो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, वो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के अंदर एक आप और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, मतलब क्या है बेटा नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, इसलिए बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या याद रखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन सेकंड एंड फर्दर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलवेज क्या होती है बेटा नेगेटिव होती है, ऑलवेज क्या होती है नेगेटिव होती है। ये बात हमें माइंड में रखनी है। और इसके ऊपर से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा। तो जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस बनता है, जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस बनता है तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इसीलिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव है, डेल्टा एच Eg जो है वो नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन
जब O माइनस से O बनता है, O2 माइनस बनता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और डेल्टा H Eg क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ऊपर वाला कैसा प्रोसेस है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नीचे वाला प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बेटा ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, आपको शायद मिल भी सकता है नेक्स्ट कल की पीएबीटी में। ठीक है, देखिए O माइनस जो है वो O से O माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन शो करता है, इसलिए वो एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका पॉजिटिव है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन O माइनस से O2 माइनस बनना नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड एंड फर्दर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा 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 क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, उसका डेल्टा Eg क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। तो ये था बेटा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आज का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पुल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर्स towards itself in a covalent bond। इसे कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या है बेटा, मतलब क्या है, ध्यान से देखो, मेरे पास कोई एटम है A, मेरे पास कोई एटम है B। अब A और B के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना बेटा। अब अगर बेटा A और B में A जबरा है, जबरा मतलब क्या है, उसकी ताकत ज़्यादा है, वो थोड़ा हरामी है, तो A क्या करता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, उसको अपनी पास बुला लेता है। तो A और B में जो बॉन्ड पेयर है वो बेटा A की तरफ रहते हैं। वो किसकी तरफ रहते हैं, A की तरफ रहते हैं। तो A जो है यहाँ पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज़्यादा है किससे, B से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज़्यादा है किससे, B से। और इसी वजह से A के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, B के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये एक पोलार कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, पार्शियली आयोनिक बन जाता है ये बॉन्ड। कैसा बन जाता है, पार्शियली आयोनिक। लेकिन बेटा अगर दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो, दोनों एटम क्या हो, सेम हो, तो दोनों खुशी खुशी रहेंगे, कोई खींचातानी नहीं होगी। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन पोलार बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा बेटा, ये नॉन पोलार बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। यस, इसका यूज़ करके आप रेडॉक्स चैप्टर के अंदर, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे बेटा। इसी ट्रिक का यूज़ करके आप सीखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ करके आप सीखेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम। ठीक है, तो बेटा देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। देखिए मैं सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। SO2, ये SO2 है, ये SO2 है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। लेकिन SO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6 बेटा, वो क्या है, +6 है। देखो ये कैसे करना है बता ही देता हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। जैसे यहाँ पर A खींच रहा था ना, यहाँ पर A खींच रहा था, यहाँ पर A खींच रहा था बेटा, ये रहा A खींच रहा था, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अगर बेटा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए बेटा, डबल बॉन्ड आ जाए। देखो
ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए अगर खींच रहा है तो ए के ऊपर +1 ऑक्सीजन स्टेट, बी के ऊपर -1 ऑक्सीजन स्टेट। और अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर से ए खींच रहा है तो ए के ऊपर, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा आ गया बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, ए सिंगल बॉन्ड बी है, ए सिंगल बॉन्ड बी है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ए खींच रहा है तो ए के ऊपर आ जाएगा बेटा -1 चार्ज। क्या आ जाएगा बेटा? -1 चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो -1 और बी डोनेट कर रहा है मतलब +1। और बेटा अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए और ए खींचे तो ए के ऊपर आ जाएगा बेटा -2 चार्ज और बी के ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ए अगेन खींचेगा तो ए के ऊपर -3 और बी के ऊपर +3। इसी तरह बेटा इसमें देखिए, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन 2 बार खींच रहा है मतलब वो -2, ये ऑक्सीजन 2 बार खींच रहा है मतलब ये -2, ये सल्फर 4 बार डोनेट कर रहा है मतलब वो +4। उसी तरह यहाँ पर ये ऑक्सीजन सल्फर से 2 बार खींच रहा है -2, ये ऑक्सीजन सल्फर से 2 बार खींच रहा है -2, ये भी 2 बार खींच रहा है -2, लेकिन ये सल्फर 6 बार डोनेट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, इसलिए उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? +6। अच्छा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर +4 चार्ज है, इसके ऊपर +6 चार्ज है, दोनों के अंदर सल्फर के ऊपर चार्ज अलग है, उसका Z इफेक्टिव अलग होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचे रखने की टेंडेंसी अलग होगी। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म। वो कैसा टर्म है बेटा? रिलेटिव टर्म है। बाकी जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब एब्सोल्यूट चीज़ें थी, ये कैसी है? रिलेटिव है बेटा। आपको सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पाउलिंग स्केल के वैल्यूज़ याद रखने हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने रिलेटिव अलग अलग चीज़ें लेकर वैल्यूज़ दी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हम सिर्फ याद रखेंगे पाउलिंग स्केल की वैल्यूज़, ठीक है। पाउलिंग स्केल में भी सारों की वैल्यूज़ याद नहीं रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ उनकी याद रखना है बेटा। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद रखनी है बेटा। शुरुआत करेंगे बेटा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बेटा? 2.1। फिर लिथियम की 1.0, फिर 1.0 में 0.5 ऐड करो बेटा, कितना? 1.5। फिर उसमें 0.5 ऐड करो, कितना? 2.5। फिर इसमें 2, फिर इसमें 0.5 ऐड करो तो 2.5, फिर इसमें 0.5 ऐड करो तो 3.0, फिर इसमें 0.5 ऐड करो तो 3.5, और इसका हो जाएगा बेटा 4.0। क्या हो जाएगा बेटा? 4.0। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है इन द पीरियोडिक टेबल। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल का अवार्ड जाता है फ्लोरीन को। किसको जाता है बेटा? फ्लोरीन को। ये 4। अलॉन्ग दी पीरियड Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। अलॉन्ग दी पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो अलॉन्ग दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी, ठीक है। क्या होगी? डिक्रीज होगी। देखिए ये 1.0 है, ये हो जाएगी 0.9, ये हो जाएगी 0.9, फिर ये हो जाएगी 1.2, 0.3 ऐड किया 1.2, 0.3 ऐड किया 1.5, 0.3 ऐड किया 1.8, 0.3 ऐड किया 2.1, 0.4 ऐड कर दो 2.5, 0.5 ऐड कर दो 3.0,
ब्रोमीन का हो जाएगा 2.8, आयोडीन का हो जाएगा 2.5। बस इतनी वैल्यूज़ याद कर लो बेटा, आपका काम हो जाएगा, पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो जाएगी इतनी वैल्यूज़ से। बस इतनी वैल्यूज़ याद कर लो, बड़ा आसान है बेटा, मैंने आपको सिखा दिया कैसे याद करना है, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा कुछ एक्सेप्शन नहीं है बेटा, और जो एक्सेप्शन है वो पी ब्लॉक एस ब्लॉक में आपको बताए जाएंगे। बाकी यहाँ पर कोई एक्सेप्शंस याद नहीं रखने। अलॉन्ग दी पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, अलॉन्ग दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑक्साइड ऑफ नेचर, ऑक्साइड ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, सॉरी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, नेचर ऑफ ऑक्साइड। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक होते हैं। जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेटा बेसिक। वो कैसे होते हैं? बेसिक, ठीक है। तो आपको देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, मतलब बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर भी कैसा होगा? इंक्रीज होगा। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। Li2O, लिथियम का ऑक्साइड, लिथियम के बाद बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, लिथियम बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन का तो ऑक्साइड होगा नहीं बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, वो सब काम का नहीं है। तो ये जो लिथियम ऑक्साइड होता है ना बेटा, वो बेसिक होता है। फिर ये तीनों जो हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और ये जो है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है बेटा? एम्फोटेरिक होता है। हमें क्या याद रखना है? नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, देखिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब कौन बेटा? नॉन मेटल्स। कौन? नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, उस तरफ राइट साइड वाले। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब कौन बेटा? मेटल्स, मेटल। और इनके बीच में जो होते हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ऐसा क्वेश्चन आता है और आता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो बनाते हैं वो एलिमेंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। उसके लिए आपको एक गाना याद करना पड़ेगा, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। इनके जो ऑक्साइड्स हैं लाइक ZNO हो गया, Al2O3 हो गया, BeO हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया Cr2O3, या फिर CrO3, CrO4, ये सब हो गए। फिर गैलियम के ऑक्साइड GaO, Ga2O3, फिर PbO हो गया, PbO2 हो गया, SnO हो गया, SnO2 हो गया। ये सब जो है बेटा, ये सारे ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे। और बेटा फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन होते हैं? यहाँ 3 एग्जाम्पल है, यहाँ सिर्फ 3 एग्जाम्पल है, NO, N2O एंड CO। ये 3 ऑक्साइड्स क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। ना वो एसिडिक है, ना वो बेसिक है, ना वो एम्फोटेरिक है, वो न्यूट्रल है बेटा। वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना किसी को सपोर्ट करते, ना आम आदमी पार्टी। वो न्यूट्रल है बेटा, ठीक है। एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, एम्फोटेरिक भी नहीं है, वो न्यूट्रल है बेटा, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गए, ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होंगे बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए बेटा, N2O3, N2O4, N2O5, ये सब क्या हो जाएंगे? फिर CO2 ले लो बेटा, CO2, फिर P2O3, P2O5, फिर सल्फर के ऑक्साइड SO2, SO3, NO2,
NO3, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे, बिकॉज इनका जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको एसिड्स मिलते हैं बेटा, इन सब से क्या मिलते हैं, एसिड्स मिलते हैं। और फिर बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या, मेटालिक ऑक्साइड, Na2O, Li2O, K2O, फिर MgO, फिर CaO, BaO नहीं आएगा बिकॉज BeO नहीं आएगा बिकॉज BeO इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, फिर SRO, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएंगे। याद क्या रखना है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, और जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है बेटा। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक होते हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड में 3 नाम याद रखने, NO, N2O, CO, NO, N2O एंड CO, NO, N2O एंड CO, ठीक है, ये नाम याद रखने बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा बेटा। और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग PABT। थैंक यू वेरी मच।